अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। और आज जो हम बड़ी खबर देने जा रहे हैं वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिलने का वाज़ेह इम्कान पैदा हो गया है। चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब की सरबराही में जो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल पर मुश्तमिल बेंच था, उस बेंच ने इमरान खान साहब की रिहाई का वाज़ेह इंदिया दिया है। हम आपको ये तफसीलात बताते हैं इस धमाका खेज़ जो आज की समात थी। हमारे साथ बाखबर सहाफ़ी हसन अयूब भी मौजूद हैं। हसन मज़ीद भी इस पर डिटेल आगे ख़बरें भी देंगे, लेकिन आज की समात का जो अहवाल है वो हम आपको सुना दें कि आज की समात में ख्वाजा हारिस की जगह इमरान खान साहब की नुमाइंदगी पीपल्स पार्टी के दौर में गवर्नर रहे लतीफ़ खोसा साहब ने की। और जो सबसे मायूस कुन चीज़ थी कि लतीफ़ खोसा साहब बिल्कुल तैयारी करके नहीं आए थे। इतनी उनकी तैयारी कमज़ोर थी कि जजेस सवाल पूछते थे उनको पता ही नहीं होता था। यहाँ तक कि एक वक्त आया कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी तप गए और उन्होंने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, खोसा साहब रीड योर फाइल, रीड योर फाइल। यानी कि वो कहते हैं कि आपकी तैयारी नहीं है, आपको कि आपकी फाइल में क्या लिखा हुआ है, हमारे आगे खड़े हो गए हैं। तो जो केस जो लतीफ़ खोसा साहब ने जो बिल्ड किया पिटिशनर इमरान खान साहब की तरफ से, उन्होंने कहा कि जी इस केस में 5 एरर्स हैं। एक उन्होंने कहा कि पहला ये है कि ये केस जो शिकायत कुनंदा है इलेक्शन कमीशन, उसने दुरुस्त तरीके से दायर नहीं किया। इलेक्शन कमीशन किसी को इख्तियार दे सकता था और इलेक्शन कमीशन ने वो इख्तियार सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को दिया कि आप इस केस में शिकायत कुनंदा होंगे। और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने आगे से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को दे दिया, जो कि उसका इख्तियार नहीं था। तो इसलिए से ये केस दायर ही दुरुस्त तरीके से नहीं हुआ। दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर आप देखें कि इस केस के दौरान जो इमरान खान साहब की तरफ से ये शिकायत और ये अपील की गई बार बार कि ये जज को केस नहीं सुनना चाहिए और पहले दायरा कार डिसाइड करना चाहिए, लेकिन जज ने दायरा कार ने डिसाइड किया। हाई कोर्ट ने दोनों दफ़ा हमें उसी जज के आगे रिमांड कर दिया जिसके ऊपर हमारा एतराज़ था। तीसरा उन्होंने कहा कि जज ने बहुत ही जल्दी में फ़ैसला सुनाया, हमें सुने बगैर। चौथा उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट थी उसने भी हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। पांचवा उन्होंने कहा कि हमें यहाँ से ऊपर से भी उस तरह से रिलीफ नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने ये तमाम निकात उठाए जो चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब से। पहले तो उन्होंने कहा कि आप एक बात बताइए कि अब एक केस का फ़ैसला हो चुका है और वो फैसले के ख़िलाफ़ को आपने चैलेंज किया। उन्होंने कहा बिल्कुल हमने हाई कोर्ट में अपील की हुई है। उन्होंने कहा कब से की हुई है? उन्होंने कहा 5 तारीख को इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई थी और हमने उसी से नेक्स्ट डे हमने अपील कर दी थी। उन्होंने कहा इमरान खान साहब को कितने दिन हो गए जेल में? उन्होंने कहा जी कि अब 23 तारीख हो गया, इमरान खान 5 तारीख से अभी तक जेल में है। उन्होंने कहा कि अच्छा क्या इस दौरान हाई कोर्ट ने समाअत की? उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट ने 2 समाअतें की हैं। उन्होंने कहा ठीक है। इसके बाद बारी आई अमजद परवेज़ साहब की जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे। यहाँ पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। अमजद परवेज़ साहब ने पहले तो आके कहा कि उनको अभी तक इलेक्शन कमीशन से पावर ऑफ अटार्नी नहीं मिला नुमाइंदगी का। चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब ने सवाल किया कि क्या आप हाई कोर्ट में नुमाइंदगी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की इस केस में? उन्होंने कहा जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा तो बस ठीक है, फिर आप यहाँ पे भी दलाइल शुरू करें। उस पर फीस लेते हैं ना अमजद परवेज़ साहब। जी। अमजद परवेज़ साहब तो फीस लेते हैं। जी। तो फिर उनकी फ़ीस कौन पे करेगा? सुप्रीम कोर्ट पे करेगी सरकारी खर्चे से। ठीक क्वेश्चन है ना, एक बंदा है उसकी सर्विसेज फॉर फ्री तो नहीं है। चाहे इलेक्शन कमीशन ले, चाहे पार्लियामेंट ले, चाहे कोई भी ले, चाहे स्पीकर नेशनल असेंबली ले, तो उसकी फ़ीस जो है वो अपनी पॉकेट से पे करेंगे। इतना प्यार है। फिर ये हुआ कि जब अमजद परवेज़ साहब ने अपने दलाइल शुरू किए तो चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब ने कहा कि जी ये कहते हैं कि हमें सुने बगैर फ़ैसला दिया गया। तो उस पर अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि देखिए इनके जो विटनेस थे वो रेलिवेंट नहीं थे, जो इमरान खान साहब अपनी तरफ से जो विटनेस पेश करना चाहते थे। और दूसरा उन्होंने कहा कि इन्होंने जिस दिन फाइनल जजमेंट आई उस दिन ये टाइम पर अदालत नहीं पहुँचे। चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब ने कहा कि ये क्या बात आप कर रहे हैं? और एकदम चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब सीधे होकर बैठ गए और गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा डू यू वांट मी टू ऑर्डर रिलीज ऑफ एक्यूज्ड? और वो बाकायदा ऊंची आवाज़ में बोले और उन्होंने 3 दफ़ा ये जुमला दोहराया, शुड आई ऑर्डर द रिलीज ऑफ इमरान खान, शुड आई ऑर्डर? तो अमजद परवेज़ साहब चुप हो गए और इस पर जो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी थे
वो भी इंतहाई गुस्से में बोले। उन्होंने कहा ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दोनों के ऑर्डर्स को वायलेट किया। जब हाई कोर्ट ने कहा था कि आप सुन के फैसला करेंगे ये दायरा कार का, तो बगैर सुने हाई कोर्ट ने फैसला कैसे दिया? और फिर ट्रायल कोर्ट ने बगैर सुने फैसला कैसे दिया? फिर इसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी बोले कि इतनी जल्दी क्या थी आखिर फैसला देने की ट्रायल कोर्ट की जज को कि उन्होंने फौरी फैसला दे दिया। इस पर चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब ने कहा कि अब इनका केस ये है, यानी कि इमरान खान साहब का, कि हमें ना हमारे निकात को ना ट्रायल कोर्ट ने कंसिडर किया है और ना ही हाई कोर्ट ने, तो अब हम कंसिडर करके उसका फ़ैसला करें। तो बेहतर होगा कि जनाब अब आप बताएं कि हम क्या करें। तो उस पर जो अमजद परवेज़ साहब थे इलेक्शन कमीशन के वकील, उन्होंने कहा कि सर कल हाई कोर्ट में इनकी समाअत मुकर्रर है। जिस पर चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब ने कहा कि अच्छा ऐसा है, कल सुबह आप फर्स्ट टाइम आप समाअत करवा लीजिए हाई कोर्ट में और 2 बजे उसके बाद हम बैठ जाएंगे। अगर हाई कोर्ट ने कुछ इस पर डिसाइड ना किया हुआ तो फिर हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। यानी कि बड़े तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस जहांगीर, जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच है, उसको बाउंड किया कि कल ही आपने इमरान खान साहब की कन्विक्शन का मामला तय करना है कि क्या आपने उसको सस्पेंड करके इमरान खान साहब की रिहाई का हुक्म देना है। इन एरर्स की वजह से जो बकौल इस अदालत के फैसले में मौजूद हैं, चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब ने खुद कहा कि प्राइमा फेशी इस फैसले में बहुत सी कानूनी गलतियां हैं, इस ट्रायल में कानूनी गलतियां हैं। तो अगर तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब की सज़ा सस्पेंड करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म नहीं देती, तो वाज़े नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब की सज़ा सस्पेंड करने जा रही है। तो हसन अयूब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन भाई, ये क्या हुआ एकदम चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब लगता है जाते जाते भी कुछ करके जाने के मूड में? अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। इमरान खान साहब तो बाहर नहीं आ रहे, वो तो अब कस्टडी में हैं और कस्टडी में रहेंगे। चाहे चीफ जस्टिस साहब कल ही उनकी रिलीज़ ऑर्डर कर दें, वो फिर भी रिलीज़ नहीं होंगे। और रिलीज़ ऑर्डर करना उनका बनता नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो एप्लीकेशन वो सुन रहे हैं, ये एप्लीकेशन इन्फेक्शस है। और कितनी इन्फेक्शस एप्लीकेशंस को इन्होंने खुद ही जो है वो पहले कहते हैं जी गैर मौसर हो गई है जी, और ठीक है जी अब गैर मौसर होते हुए हमने दरख्वास्त निपटा दी। तो इस दरख्वास्त को क्यों नहीं निपटाया? फिर वो आज जो मरीम नवाज़ साहिबा ने जो ट्वीट कर दिया है, वो ट्वीट किया ना कि CJP इज़ प्लीडिंग फॉर IK एंड IK डजंट लुक बैड, CJP लुक बैड्स। तो वो इस तरह की बात कर रही है, मैंने जो ट्वीट पढ़ा था। तो बात ये है कि वो कह रही है कि चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल इमरान खान साहब का केस बतौर वकील लड़ रहे हैं और इस करने से इमरान खान साहब का इमेज ख़राब नहीं हो रहा है, चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब का इमेज ख़राब हो रहा है। ये मरीम नवाज साहबा का कहना है। वो यही बात है ना, वो कहते हैं सहूलतकारी, इमरानदारी, ताबेदारी, तो ये बातें वो करते हैं तो वो मतलब नाजायज़ तो नहीं है ना। अब कितनी इन्फेक्शस एप्लीकेशन को सुनते हैं। बात ये है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद ट्रायल कोर्ट ने अमल दरामद कर दिया। अमल दरामद के बाद आप अपील में हाई कोर्ट में दोबारा आ चुके हैं। जब आप हाई कोर्ट में अपील में आ चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट वेट करे ना हाई कोर्ट के डिसाइड करने का। फिर आप डायरेक्ट करते हैं जी कि क्योंकि मेरी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है, लिहाजा जो है फौरी तौर पर जो है ना मैंने इंसाफ देना है। तो इमरान खान तो बाहर नहीं आ रहे, इमरान खान बाहर नहीं आ रहे, लेकिन मुश्किलात मैं आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के लिए खड़ी हो जाएंगी। और सुप्रीम कोर्ट के जो हम ख्याल जजेस हैं उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। ये इनको अंदाज़ा नहीं है ये क्या कर रहे हैं, ये इनको अंदाज़ा नहीं है ये क्या कर रहे हैं। ये यानी एक ऐसी विंडो ओपन करने जा रहे हैं जो हमेशा पनामा की तरह वो कहेंगे कि जी इस तरह के फ़ैसले हुए हैं और उसकी जो है ना आप अदालती नज़ीर के तौर पर पेश ना करें। पनामा के ऊपर भी कहते हैं जी अपनी पनामा को रहने दें, जब भी कोई हवाला देता है ना पनामा केस का, कहते हैं इसका हवाला ना दें। तो ये मामला भी अगर उन्होंने डिसाइड कर दिया तो इसको भी फिर लोग तारीख में यही कहेंगे जी ये लेगेसी के चक्कर में जो है ना वो अपना उल्टा काम ख़राब कर जाएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन हसन आज भी एक चीज़ जो ट्रायल में थी, आज भी जो समाअत में जो सबसे दिलचस्प बात थी कि ये पॉइंट्स लतीफ़ खोसा साहब को उठाने चाहिए थे कि विटनेसेस रिजेक्ट हुए, उनको नहीं सुना गया, आखिरी दिन वकील को पेश होने का टाइम नहीं दिया गया जिस दिन फैसला सुनाया गया, ठीक है। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब की तैयारी नहीं थी, उन्होंने ये निकात उठाई ही नहीं सिरे से। भाई लतीफ़ खोसा साहब ने तो इस केस का ट्रायल किया ही नहीं था जी, ट्रायल तो ख्वाजा हारिस साहब ने किया था। बिल्कुल। अब लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो जो तशरीफ़ लेकर आए हैं, अभी उनको लीड लॉयर बना दिया गया है जो चेयरमैन PTI के जितने भी मुकदमात हैं। तो बात ये है कि देखिए अब मामला तो ये नहीं है जो लोग कहते हैं ना कि ये मैच फिक्स है, मैच फिक्स है, उसके तासुर को तक़वियत मिल रही है।
मैच फिक्स के तासुर को जो है ना अब आप ज़ायल नहीं कर सकते, इनको ज़ायल करना चाहिए था कि देखिए ना आज होगी है 23 और इनकी रिटायरमेंट में रहेगी जी 7 और 14 यानी कितने हो गए 21 दिन रह गए हैं। 21वें दिन तो रिटायर 23 दिन रह गए जी, 23 दिन 16 को ना रिटायर 16 को, हाँ 23 दिन। तो 23 दिन रह गए हैं। तो 23 दिन पहले आप जाते जाते क्या करना चाह रहे हैं? आप देखें बात ये है कि आपको ऐसे कर रहे हैं कि आपने कुछ जुडिशरी के लिए कुछ कार्य गुजरे, आपकी लेगेसी ये हो सकती है, आपको ऐसा हुक्म दे दें चाहे वो वेलफेयर का काम कर दें, जुडिशरी के लिए, लॉयर्स के लिए, कम्युनिटी के लिए, जहाँ पर आपने उठना बैठना है। आप अभी पीटीआई को छोड़ें, आपके ऊपर जो ऑलरेडी बात लोग कर रहे हैं कि आप पीटीआई प्रो पीटीआई हैं, आप पीटीआई को सहूलतकारी फराहम करते हैं, करना है तो फिर 25 मई वाला केस भी लगाए ना, वो कब का पड़ा हुआ है? असल लेकिन नहीं 25 मई वाला केस क्यों नहीं लगा रहे? वो तमाम जो है ना रिपोर्ट्स खोलें, कहें जी ये रिपोर्ट्स हैं, इसके ऊपर ये सज़ा बनती है, कंटेम्प्ट में बुलाएं, फिर कहें कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट करें चेयरमैन पीटीआई के ऊपर, असद उमर के ऊपर, अच्छा उन वकला के ऊपर जिन्होंने अदालत में यकीन दहानी कराई थी। हसन भाई लेकिन आप इसको एक और एंगल से क्यों नहीं देखते? आप कह रहे हैं कि वो कुछ वकला की बेहतरी के लिए करें, जिन लोगों में उन्होंने उठना बैठना है, लेकिन देखिए उनको नज़र तो आ गया है कि जो उन्होंने रिटायर होना है तो जो हुक्मरान साबिक इत्तेहाद था जी वो तमाम का तमाम उनसे नाराज़ है और वो उनके साथ वही करेगा जो साकिब निसार के साथ हो रहा है। जी बुरा भला उनको कहा जाएगा, तारीख में उनका नाम स्याह किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, ठीक है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी नाराज़ कर बैठे हैं, तो क्या वो अपनी आखिरी कॉन्स्टिट्यूंसी कहीं पीटीआई तो नहीं बचाने की कोशिश कर रहे? लग तो ऐसे ही रहे, अलवी साहब भी यही कर रहे हैं और लगता है कि बाज़ार ये भी हमारे मोहतरम बड़े भाई कह दें वो भी ये कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, यकीन करें मैं दिल से उनकी इज़्ज़त करता था, बहुत बहुत इज़्ज़त करता था, लेकिन जो ज़ाती ताल्लुक था, लेकिन मैं बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि इस तरह का मैं नहीं चाह रहा कि उनके जो है ना जो अपनी इनिंग का एंड इस तरह करें, वो अपनी इनिंग का एंड जिस तरीके से करने जा रहे हैं मेरे ख्याल के मुताबिक, देखिए इंसान खुद जो कर रहा होता है ना उसको अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा होता, तो मैं भी आउटसाइडर मेरे ख्याल के मुताबिक वो गलती कर रहे हैं और वो गलती कर जाना इंसान से गलती हो जाती है, कोई समझता नहीं है, लेकिन रिपीटेडली उसके ऊपर जो है ना डर जाना, ये जो अमल है ये दुरुस्त नहीं है जो वो कर रहे हैं और उस पर डट रहे हैं, मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है। ये उनका अभी आते हुए 2 वकला से बात हो रही थी ना, क्या कह रहे थे, दोनों कह रहे थे इन्फ्रेक्शस एप्लीकेशन है, पता नहीं किस तरह लगा लिया इन्होंने, और लगा लिया तो फिर अब लगा लिए, तो वो जब एक आम सुप्रीम कोर्ट के आज मेरे को 8-10 वकीलों से बात हुई है, वो यही कह रहे हैं कि जी ये इन्फ्रेक्शस है, जब एप्लीकेशन ही इन्फ्रेक्शस है उसको आप टेकअप कर रही हैं, फिर उस पर समात कर रही हैं, फिर उस पर फ्लेयर अप हो रहे हैं, फिर अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि मैं ऑर्डर करूंगा, तो करें जी, तो करने से क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव तो अचीव नहीं होना। अगर बिलफर्ज इमरान खान साहब की रिहाई का ऑर्डर कर देते हैं, फैसला सस्पेंड करके कि जी ये ट्रायल ठीक तरीके से नहीं हुआ, इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। इनकी रिटायरमेंट तो दूर की बात है, मुझे तो 5-6 माह 8 माह वो बाहर आते नज़र नहीं आ रहे, मैं बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली बोल रहा हूँ और ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। वो क्या दीगर मुकदमात में जेल में रहेंगे? बस जो भी करेंगे, जहाँ पे ज़मानतें खारिज जो भी करेंगे, इमरान खान के लिए भी मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं। फिर अगर ये है तो फिर वो है, अगर आपने आइन और कानून पर अमल नहीं करना तो फिर वहाँ पर भी फिर जो है ना वो आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं होगा। पहले आपने इलेक्शन का हुक्म दे दिया था ना, तो फिर देख लिया नतीजा क्या बरामद हुआ था, तो अभी भी हुक्म दे के देख लें, जो भी तरीक़ाकार निकलेगा, लेकिन अमल दरामद कोई नहीं होगा और होना भी नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है, क्या लिख रहा है? चैन ही चैन लिख रहा है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, परेशानी इनके लिए बन जाएगी। आई रिपीट परेशानी इनके लिए बनेगी और बहुत शदीद किस्म की परेशानी बनेगी, बल्कि इनके लिए नहीं बनेगी, जो इनसे पहले रिटायर हुए ना चीफ जस्टिस साहिबान, उनके लिए भी कोई शायद परेशानी बनवा जाएंगे। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, उनके लिए भी मसाइल पैदा हो जाएंगे। आप जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद की बात करें? गुलजार अहमद साहब नहीं, आसिफ सईद खोसा खोसा साहब और साकिब निसार साहब के लिए बिल्कुल मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये कल ऑर्डर देते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो इनके मुर्शिदीन भी, मैं कहता हूँ इतनी कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगी। और ये मैं इन्फॉर्मेशन बेस्ड बात कर रहा हूँ, मैं हवाई बात नहीं कर रहा। और ये पहले से देखो, आप मुझे कोई ताज्जुब नहीं है जो ये कर रहे हैं, और वो भी एक बैक शेल्फ के अंदर उनके माइंड में ये चीज़ थी कि ये ऐसा कुछ हो करेंगे, तो हर चीज़ का आगे से सदेबाब किया हुआ है, हर चीज़ का सदेबाब मौजूद है। हसन ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साकिब निसार जो साबिक चीफ जस्टिस थे, ठीक है, और आसिफ सईद खोसा जो साबिक चीफ जस्टिस थे, इनके लिए मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं।
मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं, बड़ी खबर है, बड़ी पेशरफ्त होगी। अच्छा हसन, आपने इनके लिए तो मुश्किलात का बता दिया, ये इस तरफ एक ऐवान सदर है आपके, ये सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट से उस तरफ, वहाँ पर बैठे हुए आरिफ अलवी साहब के लिए भी मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं। आरिफ अलवी साहब ने तो अपना देखें मजाक उड़वा लिया ना। देखिए प्रेसिडेंट हैं आप, प्रेसिडेंट साहब जो है आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन आपको दो ऑप्शन देता है। आर्टिकल 75 के तहत आपने या बिल को मंजूर करना है या उस पर अपने एतराज़ात लगा कर आपने वापस भेजने हैं। आपने वो काम ही नहीं किया। तीसरा ऑप्शन तो आपके पास था ही नहीं, आपने तीसरे ऑप्शन में चले गए हैं। अब तीसरे ऑप्शन के बाद फिर आपने जो है मामला जो है वो वकार अहमद साहब पर डाला। वकार अहमद साहब कहते हैं जी कि भाई मैंने आपको रिमाइंडर दिया, ये डायरी नंबर है। अब वो कह रहे हैं जी कि मैं एफिडेविट देता हूँ, एफिडेविट लें। और अब देखें आरिफ अलवी साहब अगर सच बोल रहे हैं ना तो अपनी इम्यूनिटी को एक साइड पर रखें, सदारती इस्तिस्ना को साइड पर रखें, दें एफिडेविट और कोर्ट में आ जाएं। मैं चैलेंज करता हूं कि ना अली ज़फ़र ना कोई इस मामले को कोर्ट में लेकर ही नहीं जाएंगे और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कभी भी अपने इस्तिस्ना को ख़त्म नहीं करें और इस केस में हलफ दें, एफिडेविट दें, हलफनामा दें और केस को बिस्मिल्लाह करके शुरू कराएं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये प्रेसिडेंट जलील हो चुका है, ये मज़ीद जलील होगा। 9 सितंबर के बाद अब ये प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे? अब इनके लिए कोई बची है जगह? नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल इनको। अब तो इनको वैसे ही किसी तरीके से, मतलब आपको मेरे पास तो पहले कि मैंने तो 12 जो है अगस्त को ही ट्वीट कर दिया था कि मालूम नहीं क्यों मुझे बार बार क्यों ख्याल आ रहा है कि सदर आरिफ अलवी का जो है वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद हमारे सदर में दिल नहीं लगेगा। देखिए आपको वही तो नाजिल नहीं ना होती, आप किसी वजह से तो कहते हैं। मैं कह रहा हूँ ना उनका दिल नहीं लगेगा। वो आईनी मुद्दत पूरी होगी और पूरी होते ही वो कहेंगे जी ओके अस्सलाम वालेकुम टाटा बाय बाय, बहुत अच्छा वक्त गुजरा यहाँ पर। वो अपना जो है ना एक्स प्रेसिडेंट का स्टेटस एंजॉय करेंगे एंड दैट्स इट। आप कह रहे हैं कि 9 सितंबर के बाद वो इस्तीफा देके चले जाएंगे, क्योंकि वैसे तो कंटिन्यू कर सकते हैं ना, फिर तो उनको कम से कम इस्तीफा ही देना होगा। वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन तक जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कौन कंटिन्यू करने देगा अब उनको? मैं कहना फिर इस्तीफा देना पड़ेगा। मुतराजा हो गया उनके तो पास, उनकी ब्यूरोक्रेसी उनकी बात नहीं मान रही और वकार साहब उन्होंने रिमूव किया। मेरे ख्याल से वकार साहब अब कंटिन्यू करेंगे, हमारा तो आ नहीं रही जी। तो मतलब क्या करेंगे? तो इसका मतलब है कि इस्तीफा देंगे। एरम बुखारी साहिबा को साथ रखेंगे जो उस्मान बुज़दार साहब का सारा काम करती रही हैं, जुडिशल सेक्रेटरी हैं प्रेसिडेंसी में, जानते हैं ना एरम बुखारी साहिबा, जिनकी प्रमोशन नहीं हुई, ग्रेड 21 में ही है। तो एरम बुखारी साहब से फिर काम करवा लें जो उनके सारे हाथ रंगे में, जिनको प्रमोशन ही नहीं मिली क्योंकि वो बुज़दार साहब के साथ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। और यानी सुनने में आ रहा है कि जो सुनने में आ रहा है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, जो मेरे तक इतला पहुँची है कि वो अच्छा खासा जो है ना उन्होंने जो है ना वो ज़बंटू शबंटू के साथ जो है वो मामलात में थी। मतलब अपने उन्होंने हालात बेहतर किए हैं, काफ़ी अपने किए हैं या किसी के बेहतर किए हैं, लेकिन शी वाज इन द लूप। ओके, तो फिर मतलब मैं वही सादा लफ्ज़ों में हसन भाई फिर सदर साहब इस्तीफा देंगे? सदर साहब घर जाएंगे 9 सितंबर को इस्तीफा दे देंगे। 9 सितंबर को या 10-11 को इस्तीफा देंगे, घर जाएंगे। यही दिन है उनके पास, अब उनको रुक नहीं पाएंगे यहाँ पर। और पीटीआई की ख्वाहिश है कि वो कंटिन्यू करें। अब उनकी भी ख्वाहिश होगी शायद मैं कंटिन्यू करूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है जितने अरसा वो प्रेसिडेंट हैं तो उनके पास इस्तिस्ना है। लोगों देखें उन्होंने जो बिल्स वापस भेजे हैं ना, उन्होंने बिल्स के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा। और वकार अहमद साहब जो 2 साइड्स होती हैं प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट की, एक जो है सिविलियन सेक्रेटेरिएट होता है और एक जो है ना वो मिलिट्री सेक्रेटरी के ज़रिए इंतजाम काम होता है, जिसको कहते हैं इंटरनल विंग। जो सिविल सेक्रेटेरिएट है वहाँ से इनके पास ये बिल्स आए थे, लेकिन जब वापस पीएम ऑफिस को भेजे हैं इतवार वाले दिन 1:45 पर ट्वीट करते हैं, 4:40 पर आप जो है वो इंटरनल विंग के थ्रू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भिजवा देते हैं वो दोनों एनवेलप्स कि जी ये बिल जो है ना प्रेसिडेंट साहब ने वापस भेज दी हैं। भाई क्यों वापस भेज दी हैं? फिर उस पर कुछ लिखो ना। तब भी बगैर लिखे भेजे हैं जी, बगैर लिखे भेजे हैं, इसीलिए तो गंदा हो गया प्रेसिडेंट। मैं कह रहा हूँ ना, इस प्रेसिडेंट ने ना सिर्फ खुद को बेतौकीर किया है बल्कि अपने इस मनसब को बेतौकीर किया है, पूरी दुनिया में इसका मजाक उड़ाया है। वैसे 1 मिनट के लिए जब ट्वीट हुआ था पहले 4-5 घंटे के लिए तो बात बड़ी उनकी लग रही थी कि शायद बड़ा हो गया और प्रेसिडेंट के साथ बड़ी ज्यादती हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल जब चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं तो पता लगा कि 2 नंबर आदमी है ये प्रेसिडेंट, 2 नंबर आदमी है। तो 2 नंबरी अगर ये सादिक और अमीन नहीं है, ये झूठा है। अगर ये सादिक और अमीन अगर इस पर इस्तिस्ना ना हो, ठीक है, तो प्रेसिडेंट का इस्तिस्ना ना हो तो ये घर जाए। हसन भाई, तो फिर क्या हम ये देखें कि प्रेसिडेंसी से घर जाने के बाद आरिफ अलवी साहब भी को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? डेफिनेटली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। कहाँ से इसकी बचत है? इसकी बचत भी नहीं है भाई। डेंटिस्ट साहब जो है ना वो उनके अपने दांत बाहर आ जाएंगे यूँ हंसते हुए कि यार आप मुझे कुछ ना कहो यार मेहरबानी, यार मेहरबानी, ऐसे होना है इनके साथ। अच्छा हाँ, डेंटिस्ट साहब ऐसे होना है। हसन अयूब ने बड़ी खबरें दी हैं। एक तो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा अपनी खैर मनाएं,
और दूसरा यह है कि सदर आरिफ अलवी भी जा रहे हैं घर, इस्तीफ़ा दे के जा रहे हैं। अंदर की खबर भी हसन ने बताई है कि किस तरह से वो वापस किए इन्होंने बिल, और सदर साहब का भी मुस्तकबिल क्या है, इस पर आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।